कुछ पाने की शिद्दत हो तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। बस आपका जज्बा, हौसला बुलंद होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर संसद टीवी लेकर आया है एक विशेष सीरीज, भारत एक सोच। और आज इस कार्यक्रम में हम याद करेंगे सफलता के एक ऐसे ही पल को। जी हाँ, ओलंपिक्स के 28 साल के सूखे के बाद जब आई थी गोल्ड मेडल की बहार। जी हाँ, याद करेंगे उसी पल को जब हुआ था देशवासियों का सपना साकार और शूटिंग में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लाकर उन्होंने हर देशवासी को गौरवान्वित किया, हमारा मान बढ़ाया और वो हमारी शान बन गए। हम बात कर रहे हैं पद्म भूषण अभिनव बिंद्रा की, जो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अभिनव, क्योंकि हम 75 साल के इस सफ़र की बात कर रहे हैं, बहुत यादगार सफ़र है ये, तो हम आपकी ज़िंदगी के सफ़र से ही शुरुआत करेंगे। बहुत छोटे से थे आप और आपको अचानक से शूटिंग का शौक़ हो जाता है। बहुत छोटे से बच्चे को, वो भी एक बिजनेस फैमिली के बच्चे को, शूटिंग का शौक़, खेल का शौक़ अचानक कहाँ से आया? देखिए, ऑनेस्टली जब मैं छोटा था मेरे को खेलकूद का बिल्कुल शौक़ नहीं था। मैं एक्चुअली बोर्डिंग स्कूल में था और वहाँ मैं इतना खुश नहीं था। पर मेरे को एक लेटर आती थी रोज़ मेरे फादर से, और उस लेटर में एक चीज़ कांस्टेंट रहती थी कि मुझे खेलना चाहिए कुछ, बट हुआ नहीं। एंड आई इवेंचुअली लेफ्ट बोर्डिंग स्कूल। उस टाइम मैं थोड़ा आई वाज अ लिटिल फैट, थोड़ा ओवरवेट था, एंड आई थिंक मेरा एक ही टैलेंट था, दैट वाज टू मिस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड टू मिस फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़, बिकॉज मुझे भाग दौड़ने का बिल्कुल ही शौक नहीं था। Then we shifted to Chandigarh and then देखो स्कूल, I was in a day school, सेंट स्टीफन स्कूल, और मैं कुछ हॉबी ढूंढ रहा था कि स्कूल आवर्स के बाद करने को। दैट्स वेयर आई वाज इंट्रोड्यूस टू माय फर्स्ट शूटिंग कोच कर्नल ढिलन। तो मैं गया ट्राई करने के लिए, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इस स्पोर्ट में मुझे सक्सेसफुल होने में मुझे खाली स्टिल रहना था और कुछ इतना भागना दौड़ना नहीं था। बट वो मेरी एंट्री पॉइंट थी। बट ऑफकोर्स टू बी सक्सेसफुल इन इट मुझे फिजिकल एस्पेक्ट पे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, बट दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड द स्पोर्ट। अक्सर बिजनेस फैमिलीज में ऐसा होता है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उस घर का बिजनेस संभालें। आपके घर में ऐसा हुआ होगा, लेकिन इससे ज़्यादा आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत सपोर्ट किया। आपके लिए एक पर्सनल रेंज बना दी गई आपके अपने घर में। इतना सपोर्ट घर से मिलना इतना आसान नहीं। तो किस तरह का सपोर्ट था? सिर्फ हॉबी पूरी करने के लिए? नहीं, देखिए, माय पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। जो मेरा एक ड्रीम बना था वो उनका भी एक्सटेंडेड ड्रीम बन गया था। बट मोर देन द मटेरियल सपोर्ट दैट आई रिसीव्ड, आई थिंक जो मेरे पेरेंट्स का बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज द मॉरल सपोर्ट दैट आई रिसीव। बिकॉज एक खिलाड़ी के जर्नी में थोड़ा सक्सेस आता है, बट मोस्टली फेलियर आता है। वी फेस मच मोर फेलियर दैन सक्सेस, एंड there were many moments मेरे करियर में where I felt down and out and I felt hopeless, but इन मौक़ों में मेरे पेरेंट्स ने continue to see a lot of hope in me, so वो मेरे ऊपर कभी गिव अप नहीं करे। so there was an immense amount of moral support और एक बहुत बिलीफ था कि मैं कुछ कर सकता। so my parents were never somebody who forced something down on me. They wanted you to live your own dreams. They wanted me to live my own dreams, but they also wanted me from a very young age to learn how to make my own decisions. I think that was a very important thing that they allowed me, क्योंकि आजकल के ज़माने में मैं पेरेंट्स को देखता हूँ, they force their children, कई बार बहुत ज़्यादा एडवाइस देते हैं, but end of the day in sports you are going to stand alone at the moment of truth, and उस moment of truth जब आता है आपको courage की बहुत ज़रूरत होती है, and that courage only comes from the fact when you have lived this journey and learned from experiences, and my parents really allowed me to live my experiences but also learn from my experiences. अच्छा, अब हम आते हैं उस पल पे जब पहली बार आपने इस मैदान पे कदम रखा एक बड़े लेवल पर, कॉमनवेल्थ गेम्स। 15 साल की उम्र, शायद बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि वो क्या करेंगे अपनी ज़िंदगी में, किस तरफ जाएंगे, क्या करियर ऑप्ट करेंगे। लेकिन 15 साल का एक बच्चा मैदान पे खड़ा होकर
पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, क्या चल रहा था आपके मन में? सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स आई थिंक मलेशिया में थी उस टाइम, 1998 कोलालमपुर में। मुझे याद है कि मेरे रूममेट जो थे वो शूटिंग मेरे से ही थे और उनकी एज थी 50 इयर्स ऑफ एज, सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक, एक 15 and 50 बट यू नो आई थिंक मैं इतना यंग था कि मुझे उस टाइम इतना समझ ही नहीं आ रहा था कि हाउ बिग दिस फील्ड इज एंड you know representing your country का what मतलब क्या होता है, and that I learnt as I competed more and as I gained more experience, but when you go at such a large competition इतनी छोटी उम्र में, it is overwhelming, you know, it is also scary to do it because when you represent your country you also have a lot of responsibility, because आप खाली अपने लिए नहीं खेल रहे, आप अपने पूरे देश के लिए खेल रहे हैं, एंड दैट इज फॉर 15-year-old इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शोल्डर. तो दैट वाज दैट एक्सपीरियंस ऑफ दैट फर्स्ट बिग टूर्नामेंट दैट आई टुक पार्ट. बट इट जो मेमोरीज हैं उसकी अभी तक वेरी फ्रेश, एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड ऑलवेज अ स्पेशल एक्सपीरियंस की, you know, marching in the stadium when representing your country. That's a wonderful feeling. अब मैं ओलंपिक की बात करती हूँ, पहले ओलंपिक की. 2000 में आप ओलंपिक्स में गए और पहली बार आपने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जीते या हारे, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप वहाँ जाकर एक देश को रिप्रेजेंट कर कर आए. आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी, इतना ही काफ़ी होता है. लेकिन जब हम वहाँ से वापस आते हैं तो क्या कुछ आप लेकर आए अपने साथ? क्या एक ग्रजेस का बैग कि मैं हार गया या मैं कोई मेडल नहीं ला पाया, या फिर एक सीख कि अब मुझे नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए किस तरह प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मैं पहली बार गया था? देखिए, द सिडनी ओलंपिक्स वाज आई थिंक एक ब्रेक थ्रू कॉम्पिटिशन फॉर मी, क्योंकि जैसे आपने बोला मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी फॉर अ 17-year-old टू वेल, और उस एक्सपीरियंस इन सिडनी ने मुझे बहुत बिलीव दिया कि मैं इस लेवल पे अच्छा कर सकता हूँ और इस लेवल पे मैं जीत सकता हूँ. सो इट वाज ऑलमोस्ट अ ब्रेक थ्रू मोमेंट फॉर मी. तो जो सिडनी का एक्सपीरियंस था, मैं वापस आया बहुत मोटिवेटेड होके आया. आई हैड नो ग्रजेस कि मैं जीता नहीं. हार जीत इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्पोर्ट एंड ऑफ लाइफ. तो जो ज़रूरी चीज़ होती है, यू हैव टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, एंड दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू डू कि यू नो जो वो एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि नंबर 1 कि ओलंपिक्स में जाके व्हाट इज़ एन ओलंपिक्स अबाउट. कभी पहले तो सुना ही था, बट वहाँ जाके एक्सपीरियंस किया कि यू हैव 206 countries taking part. It's the whole world. The level of competition is absolutely of the highest level. But at the end of the day, ये भी बहुत important सीख मिली कि जो टारगेट है वो तो सेम ही रहेगा. The distance of the target is the same. The competition is also going to be the same. My rifle is going to be the same. So end of the day, यही the most important understanding was कि जो competition always is going to be against my own self, and that I have to perform to the greatest of my abilities, and क्योंकि end of the day that is the only thing जो मेरे control. Absolutely. Because competition is there, but you know I cannot, in my sport of shooting, मैं दूसरे का performance I cannot influence. बिल्कुल. I only have influence on my own performance. And that was the learning that I had, that nothing has changed there. बिल्कुल. This control will always remain with me. और यही स्पिरिट थी कि 2000 में आपको अर्जुन अवार्ड भी मिला. That's correct. अर्जुन अवार्ड जब एक खिलाड़ी को मिलता है तो उसकी ज़िंदगी एक तरीके से बदल जाती है. उस अर्जुन अवार्ड ने उस टाइम पे आपको कितना सपोर्ट किया, कितना मोरल बूस्ट किया आपका? देखिए, when आपका देश आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करता है, ऑब्वियसली एक बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर होता है. इट मोटिवेट्स यू, इट पुशेस यू कि और मेहनत करो और अपना एनर्जी दो कि यू कंटिन्यू टू पुट इन योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दैट अवार्ड डिड टू मी. इट वाज अ स्पेशल मोमेंट, खाली मेरे लिए नहीं बट फॉर माई एंटायर फैमिली एज वेल. एंड आई रिमेंबर it was a very big moment even for my grandfather, because he was not too well at that time, and he wanted to see this moment. So I'm very happy that I was able to
make this moment possible for not just myself but my entire family. जी, लेकिन आपने किया भी, आपने साबित किया। 2000 में आपको अर्जुन अवार्ड मिला, 2001 में आप म्यूनिक से ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए। उसके बाद की जो आपकी जर्नी है, आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपका जो टारगेट है वो और करीब होता गया। लगातार अंतर्राष्ट्रीय 6 मेडल आपने जीते उसके बाद, वो भी गोल्ड। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि यू आर इंजर्ड और आप लगभग 1 साल आप राइफल भी नहीं उठा पाते थे। आप इस स्पोर्ट से, इस रेंज से कहीं बहुत दूर हो गए थे। कितना डिप्रेशन था मन में उस समय? देखिए, व्हेनेवर खिलाड़ी इंजर्ड होता है, इट इज़ मेंटली अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। फिजिकली तो होता ही है, बट आई थिंक जो मेंटल एस्पेक्ट होता है दैट इज़ ऑल्सो एक बहुत ओवरलुक्ड एस्पेक्ट होता है, बिकॉज फिजिकल पेन होता है, फिजिकल इंजरी होती है, बट उसका जो मेंटल इफेक्ट होता है इज़ इवन प्रोबेबली मोर। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इन दिस सर्कमस्टांस जो मैंने करी वाज आपको अपनी गोल सेटिंग चेंज करनी होती है। व्हेन यू आर इंजर्ड, जो गोल, इंटरम गोल, जो शॉर्ट टर्म गोल हो जाता है इज़ टू बिकम हेल्थी अगेन एंड टू गेट फिट अगेन, एंड दैट आई वाज एबल टू डू। तो 1 साल मैंने खाली अपने रिहैब में लगाया, एंड एट द एंड ऑफ द डे जब मैं व्हेन आई लुक बैक, I think that was almost a blessing in disguise. Absolutely. Because it allowed me time to work on myself, to work on my body, और fitness पे ध्यान दे सका। Of course it was difficult कि मैं competition खेल नहीं पाया for a year, और even shooting की practice इतनी नहीं कर पाया, but I was able to improve on a lot of other aspects, and that certainly helped me in the future. एब्सोल्युटली। और वो जो फ्यूचर था, वो जो आपका कम बैक था, उस पल की मैं बात करूंगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी आता है कि एक टॉक्सिकेशन है इस सोसाइटी में प्लेयर्स को लेकर। अगर कोई जीतता है तो उसकी तारीफ होती है, अगर कोई हार कर आता है तो कोई ये भी नहीं कहता कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। लोग कहते हैं कि ये तो मैदान से गया। एक सर्टन माइंडसेट है, उस माइंडसेट के साथ जब एक प्लेयर जूझता है तो वो माइंडसेट कितना तकलीफदेह होता है उस खिलाड़ी के लिए? नहीं, आपने बहुत, आई थिंक यू रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इट्स ऑलमोस्ट अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट, राइट? एंड as a nation, I think we have to be careful about creating a positive environment for sport. और I think जब हमारे बच्चे स्कूल में खेलते हैं, sport is not just about winning on the field of play. जो एक sport है, it teaches society a lot of other things. You know, sport हमें जीतना सिखाता है, but more importantly, sport हमें हारना सिखाता है. Sport teaches us honesty. Sport हमें integrity सिखाता है. Sport हमें goal setting सिखाता है. Sport हमें respect सिखाता है, respecting rules, respecting others. And these are elements society also has to imbibe and understand more. And when that understanding improves, then I think this toxic environment जो आपने बात करी will ease a little bit. But अभी I think you're right कि हमारा जो we are very obsessed with winning, and winning is very important. But I certainly feel winning is not the only thing in sport. Sport can do a lot of other good for society in general. But खाली अगर हम sport को winning से ही associate करें, then we are creating this toxic environments. In that respect, मैं थोड़ा lucky था that as I said कि मेरा family support was so strong that it shielded me a little bit from these type of environments, and जो एक almost psychologically safe environment मुझे मिला था to practice in, because that is very important for a sportsman, because जैसे मैंने बोला एक sportsman को ज़्यादा failure का सामना करना पड़ेगा, एंड एक स्पोर्ट्समैन अपनी कंफर्ट जोन से हमेशा निकलने की कोशिश करता है टू इम्प्रूव. जब एक इंसान कंफर्ट जोन से निकलता है देन फेलियर भी इनकाउंटर होगा. बिल्कुल. बट टू ग्रो you have to create this safe environment, a safe, psychologically safe environment where people appreciate you not only when you win but also on how you are giving your best, and appreciate when society on a whole starts to appreciate the softer elements of sport जो मैंने बताया, then I think हमारी performance और भी improve होएगी as a country. और
इसके बाद जैसा आपने बताया कि मैंने एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट किया, मुझे फैमिली का सपोर्ट मिला, मैं फिर वापस उठ कर आया और आप आए भी, और ऐसे आए कि आपने उस सूखे को ख़त्म कर दिया। मैं बीजिंग की बात कर रही हूँ, 2008 की। वो पल शायद कोई नहीं भूल सकता। मैं उस समय खुद इतनी इंस्पायर्ड थी कि मुझे लगा था कि मुझे भी शूटिंग की तरफ ही जाना है। उस मेडल के मूवमेंट से जस्ट पहले क्या चल रहा था आपके मन में जब आप इस बार ओलंपिक्स में गए थे? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बीजिंग की बात करें, आई थिंक मैं यही, ऑफ कोर्स बहुत मेहनत थी, सालों का एफर्ट था, दैट इज़ ऑल गुड, बट जो सबसे ज़रूरी बात मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि जो मेरा माइंडसेट था उस टाइम, जो मेरा माइंडसेट था बहुत डिटैच्ड था, डिटैच्ड फ्रॉम आउटकम्स। तो मेरा, आई वाज नॉट थिंकिंग कि मुझे गोल्ड मेडल लेके आना है। मेरा जो 100% फोकस था मेरी परफॉर्मेंस पे था। मेरा 100% फोकस था कि मैं मोमेंट बाय मोमेंट लिव करूं। मेरे कंपटीशन में 60 शॉट्स होते थे, तो मेरे 60 competitions, I broke it down to 60 competitions. You were competing with yourself basically. I was competing with myself, but also learning to live in the moment, और जो फोकस था प्रोसेस पे था, कि प्रोसेस पे 100% दूँ, और आउटकम देन टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन सेल्फ। तो आउटकम पे बिल्कुल ही नहीं ध्यान था, ऑलमोस्ट डिटैचमेंट थी फ्रॉम द आउटकम। खाली जो मेन गोल था कि मुझे हर शॉट पे अपना बेस्ट देना, दैट वाज द गोल, एंड दैट इज व्हाट आई ट्राई टू परस्यू। सो आई थिंक दैट एस्पेक्ट, दिस डिटैचमेंट from the end goal was something which was crucial in Beijing. But of course there were many other elements which came together. बहुत मेहनत करी थी, I was in a very good form, I was mentally in a good shape, physically in top shape, so वो सब तो था ही, but I think this was the, ये जो detachment थी was the X factor. एक टर्म है ओलंपिक एसोसिएशन प्रोग्राम, जो अब स्पोर्ट्स के एजुकेशन में जोड़ा गया है। ये प्रोग्राम क्या है, क्योंकि उड़ीसा से शुरू हुआ है, और ये कितना हेल्प करेगा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के? ये देखिए, ये एक प्रोग्राम है जो मेरे फाउंडेशन ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ स्टार्ट किया है। एक ओवेप प्रोग्राम है, ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम डेडिकेटेड नॉट टू प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास एथलीट्स, दिस इज़ अ प्रोग्राम कि खेल, sports, how can sports play a powerful role in character building, how it can play a positive role in society, और जो values जो मैं पहले बात कर रहा था, of Olympic values, of friendship, of respect, of excellence, खेल हमें कितना कुछ सिखाता है, हमें जीतना सिखाता है, बट हमें हारना भी सिखाता है, teaches us honesty, integrity, goals, ये सब एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम में डेवलप किया गया है, जहाँ स्कूल के बच्चे गेम्स खेलते हैं। ऑफ कोर्स गेम का मतलब है जीतना, बट दे हैव अ लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन ऑल दीज थिंग्स। तो इट इज़ मोर अबाउट इम्बाइबिंग वैल्यूज थ्रू स्पोर्ट, एंड आई थिंक दिस कैन हैव अ वेरी पॉजिटिव रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। यू नो, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सोचते हैं, और अगर आप देखिए कि जो वर्ल्ड के सुपर इकोनॉमिक पावर्स हैं, वो खेल के भी सुपर पावर्स हैं। और मेरा जो बिलीफ है, ये लोग इकोनॉमिक सुपर पावर्स इसीलिए बन पाए हैं बिकॉज स्पोर्ट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर यूथ, इन देयर डेवलपमेंट, इन देयर कैरेक्टर। एंड आई फील दैट हमारी अब सोसाइटी इतनी यंग है, हमारा डेमोग्राफिक इतना यंग है, इट इज़ द यंगेस्ट इन आवर हिस्ट्री, एंड sport can play a very meaningful role in developing this in our society in a very positive way. सब लोग ओलंपिक्स में तो नहीं जाएंगे, but they can all learn from sport. They can all imbibe these values from sport, जो उनको help करेगा in anything that they do in life. So that is the basic gist of this program. आप एक फाउंडेशन भी चला रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप एक काम और कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के साथ आप साइंस टेक्नोलॉजी को जोड़ रहे हैं। स्पोर्ट्स में मैंने साइंस टेक्नोलॉजी को जुड़ते हुए कभी नहीं देखा, सुना भी नहीं, ये क्या चीज़ है? देखिए, स्पोर्ट आजकल के ज़माने में बहुत साइंटिफिक बन गया है। स्पोर्ट्स साइंस, इट इज़ अ साइंस टू परफॉर्म। क्या ये टेक्निक है कि कैसे खेलें, या क्या है? इट इज़ टेक्नोलॉजी। सो मैं इसको इस पे कैटनोरम है स्टीम। सो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स एंड मेडिसिन, एंड ये सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं कि खिलाड़ी के परफॉर्मेंस में
बहुत इम्पैक्ट करते हैं जी। राइट फ्रॉम एक यंग एथलीट जब वो शुरू करते, फॉर एग्जांपल इन चाइना वो जब टैलेंट आईडी करते हैं वो जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, डीएनए टेस्टिंग करते हैं थ्रू साइंस, और उनको पता लगता है थ्रू दैट टेस्टिंग कि ये एक बच्चा किस स्पोर्ट के लिए नेचुरली टैलेंटेड है, तो फिर वो उन बच्चों को उस लाइन में पुश और इनकरेज करते हैं। सो मैंने अपने करियर में साइंस बहुत का बेनिफिट पाया और मैं दुनिया में बहुत सेंटर्स में गया और बहुत लोगों के साथ काम किया। दैट इज़ एन एस्पेक्ट जहाँ इंडिया में अभी काम शुरू हो रहा है, एंड दैट इज़ एन एस्पेक्ट आई फील हमें और ध्यान देना चाहिए टू इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंसेस। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई डू। जो मेरा फाउंडेशन है वो 3 पिलर्स में काम करता है। सबसे पहला पिलर है स्टीम, जहाँ मैं स्कॉलरशिप्स देता हूँ यंग खिलाड़ियों को, बहुत यंग खिलाड़ियों को, एलीट एथलीट्स को नहीं, बट खिलाड़ी बिटवीन द एज ऑफ 12 and 16। बट जब एक इतना यंग खिलाड़ी हो, वी डू नॉट गो बाय द रिजल्ट्स, बिकॉज 12-year-old यू कैन नॉट जस्ट कि कॉम्पिटिशन में क्या किया, वी लुक एट अदर एस्पेक्ट्स एज टैलेंट। Second aspect under intervention is Sport for Her. Okay. It is a program dedicated to the female athlete. Okay. जहाँ हमने एक नेटवर्क बनाया है ऑफ प्रोफेशनल्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स जो बिल्कुल फीमेल एथलीट्स के ऊपर ध्यान दें, बिकॉज फीमेल एथलीट्स हैव देयर ओन रिक्वायरमेंट्स, ओन सेट ऑफ issues that have to be dealt. Female athletes of Pan India. Of Pan India. Okay. Then we have a program where we are offering surgeries, free surgeries to athletes. I'm not again talking about the elite athletes, I'm talking about grassroots level athletes. जब एक injury हो जाए and then their career is over. Second pillar is of education. Education में sport development पे हमको खाली अब खिलाड़ियों पे नहीं ध्यान देना, हमको पूरा इकोसिस्टम पे ध्यान देना, ताकि ये कैपेसिटी बिल्डिंग की होए और हम इंडिया से ही वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट, वर्ल्ड क्लास फिजियोथेरेपिस्ट पैदा करें, क्योंकि इन द पास्ट हिस्टोरिकली हम फॉरेन एक्सपर्ट्स को लाते हैं, बट देयर इज नो रीज़न व्हाई वी कैन नॉट प्रोड्यूस दैट वर्ल्ड क्लास एबिलिटी from within the country. Third aspect of education is athlete mental health. Mental health एक सोसाइटी में बहुत बड़ा इशू बन चुका है, and athletes are not immune to mental health issues. International Olympic Association से भी जुड़े हुए हैं, एथलेटिक एसोसिएशन। That's correct. IOC is Athletes Commission. Right. तो ऐसे में आप एथलेटिक्स के लिए क्या कर रहे हैं, एथलीट्स के लिए क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या कदम उठा रहे हैं, या उनका मनोबल बढ़ाने और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए? देखिए, जो मेरा रोल इन द IOC एथलीट्स कमीशन हैज़ बीन वेरी मच फोकस्ड ऑन मेंटल हेल्थ। तो पिछले 3-4 सालों में IOC ने बहुत काम किया है टू क्रिएट रिसोर्सेज क्योंकि we have suffered these 2 years with the lockdown and corona. Correct. But the good thing is कि जो हमने काम शुरू किया था, it was even before COVID. So when COVID happened, we were very ready to deal with it and to help athletes across the world to overcome these difficult situations. So that has been my core area of work within my role in the IOC. अब वापस आते हैं आपके खेल पर। आपको बहुत से अवार्ड्स मिले, आपको शूटिंग का हाईएस्ट अवार्ड ब्लू क्रॉस मिला, आपको पद्म भूषण मिला। कोई भी उपलब्धि बहुत कुछ बदलती है आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में जब ये उपलब्धियाँ आई तो क्या कुछ बदलाव आया? देखिए, these all awards were motivating, I think, but and each award was special. But of course ये awards तो मुझे इसलिए मिले क्योंकि मैंने field of play में अच्छा किया और मैंने अच्छी performance दी. These are awards what you talk to, तो किसी organization ने मुझे bestow करी. But I think the biggest award I was able to give to my own self, and that was an absence of regret. कि when I retired from sport, I had no regret. कि I could look myself in the mirror and say कि मैंने अपना best दिया for 22 years, and that was a great thing. तो आज भी कभी मन करता है रेंज में जाएं खुद के लिए? एक बार एक शॉट लगाएं? I think that was मैंने 22 साल compete किया, and at least till now I don't have the urge to go back. एक खिलाड़ी के तौर पर जब आप मैदान में होते हैं, गोल्ड जीतते हैं, आपका तिरंगा सबसे ऊंचा लहराता है, नेशनल एंथम सब लोग गाते हैं, वो क्या फीलिंग होती है अंदर? तो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते. दिस इज़ द फीलिंग, दिस इज़ द मोमेंट जो हम अपनी पूरी लाइफ देते हैं
and it is almost impossible to describe this special feeling in words. That is the biggest motivation one can ever have and one can ever get. कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का तिरंगा हाथ में उठाना और रिप्रेजेंट करना अपनी कंट्री को, और आपके पीछे आपके देश के सारे एथलीट्स चल रहे हैं, वो फीलिंग मैं आपके ज़ुबानी जानना चाहूँगी। नहीं, वो एक बहुत स्पेशल मोमेंट था बिकॉज वो कॉमनवेल्थ गेम्स जो मैं फ्लैग बेरर था वो दिल्ली में थी। दैट वाज आई थिंक मेरे वन ऑफ द ओनली टाइम, वेरी फ्यू टाइम्स कि मैंने इंडिया में इतने बड़े कंपटीशन में भाग लिया। एंड यू नो स्टेडियम, दैट सपोर्ट दैट वी हैड, जो होम सपोर्ट बोलते हैं, दैट वाज अ वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट to march into Nehru Stadium, Delhi mein, as a flag bearer. I was also flag bearer at the Olympics in Brazil. But I think the moment at the Commonwealth Games, because वो हमारे देश में हो रही थी, was much more special. बिल्कुल, ये पल हमारी ज़िंदगी में बहुत स्पेशल होते हैं, जाहिर सी बात है। ये पल बहुत लोगों को इंस्पायर भी करते हैं। लेकिन अभिनव, एक चीज़ होती है, खिलाड़ी अपना बेस्ट देते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जीत कर आते हैं, गोल्ड लेकर आते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब वो ओलंपिक्स जाते हैं तो वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते? क्या प्रेशर होता है? देखिए, इट्स नॉट इजी। आई थिंक एक ओलंपिक्स का जो ऑरा होता है, इट्स वेरी डिफरेंट ऑरा। जो एंड जो ओलंपिक्स होते हैं दे कम इनफ्रीक्वेंटली, 4 साल में एक बार ही आते हैं। जो अदर चैम्पियनशिप्स आते हैं उनकी जो देयर आर लॉट ऑफ अदर कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं। सो बट आई थिंक जो सबसे ज़रूरी फैक्टर है कि यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर एन ओलंपिक्स। इट हैज़ टू बी साइंटिफिक प्रिपरेशन फॉर द ओलंपिक्स, कि आपका जो फॉर्म है, यू पीक एट द राइट टाइम, नॉट जस्ट टेक्निकली बट ऑल्सो फिजिकली, also mentally, so that peak cycle, that it has to be a very scientific preparation towards the Olympics. But I think इस हमको I think टोक्यो में अच्छा से वो historically our best Olympics, हमारा जो प्रदर्शन बहुत अच्छा था, and I think we will only improve. I think as a country जो हम sport is being prioritized like never before. जो सपोर्ट हमारे एथलीट्स को मिलता है इज़ प्रॉबली द बेस्ट सपोर्ट दैट एथलीट्स गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एलीट एथलीट्स एटलीस्ट। जो सपोर्ट अवेलेबल है इज़ इनक्रेडिबल। जो अच्छी बात है, आई थिंक जो हमारी यंग जनरेशन है उनके पास बहुत सेल्फ बिलीफ है, द सेल्फ बिलीफ जो मेरे जनरेशन में शायद नहीं था। सो दैट इज़ ऑल्सो बिग चेंज। लेकिन इस सेल्फ बिलीफ के पीछे कहीं ना कहीं आप भी हैं। Possibly, I mean there are many different factors. आपके बाद अब नीरज चोपड़ा ने भी इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है, और आपने बहुत तारीफ़ भी की उनकी, और आपने उन्हें प्रमोट भी किया। और ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो सिर्फ 2 शब्द सुनना चाहते हैं आपसे। तो संसद टीवी के माध्यम से आज़ादी के 75 साल के अवसर पर ये जो हम आज़ादी के अमृत महोत्सव पर स्पेशल सीरीज़ लेकर आए हैं, भारत एक सोच, हम चाहते हैं हमारे युवाओं की जो सोच में परिवर्तन ला सकते हैं वो आप ही हैं। मैं तो यही बोलना, एक लास्ट मैसेज दीजिए। मैं यही लास्ट मैसेज दूंगा कि अगर कोई परिवर्तन लाना है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे बच्चे हैं, स्पोर्टिंग बने अपने माइंड सेट में, जो स्पोर्ट्स की वैल्यूज़ हैं उन्हें इम्बाइब करें। एंड यू नो द वर्ल्ड इज़ देयर फॉर देम टू कैप्चर। इट इज़ ऑल अबाउट वर्किंग हार्ड. It is all about doing everything with honesty. It is about doing everything with integrity, और अपना बेस्ट देना, बेस्ट एवरी डे in whatever you do. Whether आप खिलाड़ी हैं, whether you are doing anything in life, it is about waking up every morning and giving it your best shot, being better than what you were yesterday. बिल्कुल, हर सुबह अच्छी होगी अगर आप अपना बेस्ट शॉट देंगे, अगर आप खुद से कम्पीट करेंगे और आप अपनी ऑनेस्टी के साथ ग्राउंड में अपना फुल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ पद्म भूषण अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने यही कहा कि आपको मैदान में निरंतर आगे बढ़ना है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि अंततः आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ है। तो होकर मायूस ना यूँ शाम से ढलते रहिए, जीवन एक भोर है, सूरज से निकलते रहिए। एक ही पाँव पर ठहरोगे तो रुक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर बढ़ते रहिए। और इसी बात के साथ कि आप जल्द ही अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे और सकारात्मक सोचेंगे। मुझे अभी के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।